हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब और बेल आइकन दिख रहा है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की मोहरे और मुद्रांकन के बारे में, मुहरों के बारे में। मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए, सामान से भरा हुआ एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया और मुख्य रस्सी से बांधा गया और गांठ में थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों द्वारा दबाया गया। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में आजकल सीलिंग होती है, वही बात कर रहे हैं कि जैसे कोई सामान है, जैसे ये बोरी है, इसमें सामान भरा गया। अब इसको जो बांधा गया है, ये मान लीजिए ये जो बांधा गया है, इसमें मिट्टी का थोड़ा सा छेप लगा देंगे जहाँ मेन गांठ पड़ी है, उसी पे 2-3 तरीके का या विशेष प्रकार की मोहरों की छाप काट देंगे। जिससे क्या होगा कि अगर वो गांठ में वह निशान नहीं है तो जिसके पास सामान जा रहा है वो समझ सकता है कि हमारा जो सामान है बीच में कहीं खोला गया है। देखिए, उसका मुख्य रस्सी से बांधा गया और उसे गीली मिट्टी जमा करके एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ होता है कि थैली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रवेश की पहचान का भी पता चलता है। और एक काम ये करता है कि ये जो मोहरों का छाप किया गया है, इससे एक चीज़ और पता चल रही है कि ये सामान कौन से बाजार से आ रहा है। बाजार मतलब कि ये मोहनजोदड़ो के किस स्थान, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से जा रहा है, या जो भी रहे हो, राजा महाराजा क्या थे, कौन व्यवसायी भेज रहा है, अलग अलग प्रकार के थे। और इन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में जानवरों, पशु पक्षी, पर्यावरण संबंधी वृक्ष वगैरह भी छपे रहते थे। सामान्यतः मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जाता था जिसे मालिक या पदवी का नाम दर्शाता है। मोहरों पर कुछ नाम लिखा जाता था। नाम कैसे लिखे जाते थे? कुछ इस प्रकार लिखे जाते होंगे, क्योंकि ये चिन्ह के माध्यम से बनाते थे, इस प्रकार से लिखे जाते थे। अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन चित्रों को आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से अर्थ बताता था। पढ़ने लिखने का अक्ल नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, लेकिन एक विशेष प्रकार का था कि जैसे मान लीजिए एक जानवर, एक आदमी बना दिए, ये जैसे हमने मान लीजिए एक लोगो बना दिया, ये लोगो मेरा है। अब मैं इस लोगो का मुहर बनाऊंगा और जिस थैली में बना के इस मुहर को छापूंगा वो मेरा सामान होगा। और सामने वाले को भी पता है कि ऐसा दिखने वाला, चाहे जो भी है, ऐसा दिखने वाला चित्र फ्यूचर विथ आशुतोष है। तो इससे क्या होता है, लोगो टाइप का जो मुहर होता है वो एक पहचान बताता था, राजा महाराजा की पदवी को भी बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चित्र हैं। सबसे लंबा, ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी बैंक में, सबसे लंबा अभिलेख जो था 26 चित्रों का था। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है, वर्णमालीय नहीं था, क्योंकि इन चिन्हों की संख्या कहीं पर 375 से 400 के बीच में होती है। यानी मैक्सिमम 400 चिन्हों की अभी तक हड़प्पाई संस्कृति से 400 प्रकार के चिन्हों की खोज हुई है, जो वो लोग मुहरों में छपाई लिखाई के लिए प्रयोग करते थे। और हम दुर्भाग्यवश अभी तक आधुनिक विश्व इसको पढ़ नहीं सका कि क्या लिखते थे, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित, जिससे पता चलता है कि ये दाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते थे, यानी ये उल्टा लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे जैसे कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिखें इंग्लिश में या हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, और ये लोग उल्टा शुरू करते थे जैसे उर्दू लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दाईं से बाईं लिखना प्रारंभ करते थे। चलिए,
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें, या यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट भी मिला है प्राचीन टाइम का, जो इसके बारे में बताता है कि कैसे है। कह रहे साक्षरता थी या नहीं थी। ये सूचना पट्ट का यहाँ पर चित्र बनाया है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, आप अगर पढ़ लीजिएगा तो हमको बता दीजिएगा क्या लिखा है, क्योंकि अभी तक आधुनिक विश्व में किसी ने पढ़ नहीं सका है। ये इस तरीके की लिखावट होती थी। अभी हमको ये नहीं पता कि ये लिखावट है, इस शब्द का क्या अर्थ था, इस शब्द का क्या अर्थ था, इस चिन्ह का क्या अर्थ था, इस चिन्ह का क्या अर्थ था, अभी हम अनुभव नहीं कर सकें, पढ़ नहीं सकें। अभी भी वैज्ञानिक लोग इसमें जुटे हुए हैं, इतिहासकार जुटे हुए हैं। बाट, नेक्स्ट टॉपिक है बाट। विनिमय बाटों का एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति में वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित थी, सिक्कों का प्रयोग नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली ये क्या होता है भाई, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये होता क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। सिक्कों का प्रयोग नहीं था, करेंसी नहीं चल रही थी, कोई किसी प्रकार का करेंसी नहीं था। किसी वस्तु की खरीद के लिए दूसरी वस्तु को दिया जाता था। जैसे किसी को मान लो 1 किलो आम की ज़रूरत है, तो वो 1 किलो आम की कीमत हो सकता है 2 किलो गेहूं के बराबर हो, उस समय पे जो निर्धारित किया गया रहा हो। तो यानी जिसको आम लेना होता था वो अपने घर से 2 किलो गेहूं लेके आता था या कोई सामान लेके आता था। उस हिसाब से उन दोनों की कीमतों को देख के एक सामान दे के एक सामान लिया जाता था। जैसे आपको मटका लेना है, आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अलावा भी किताबें पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है। जैसे आपको कोई मटका लेना है तो कुछ कपड़ा दे के ले सकते हो, कुछ गेहूं दे के लेते हैं, कुछ अपने अपने सामान से लेके देते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली में कि ये निश्चित नहीं है। जैसे किसी के पास आम है और वो आम के बदले चाह रहा है कि मुझे मुझे चावल चाहिए, अच्छा क्वालिटी का चावल चाहिए। अब चावल वाला और आम वाले के मिलने में बहुत टाइम लग सकता है और आम खराब हो सकता है, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के काफ़ी ज़्यादा दोष भी हैं। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर यह किसी प्रकार के निशान रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1 2 3 4 1 2 4 8 यानी 2 गुना है, 2 का गुना 2 दूनी 4, 4 का दूना 8 ऐसे हैं। द्विआधारी यानी log टू द बेस 2। आप अगर वहाँ पे साइंस में समझना चाहते हैं तो log टू द बेस 2, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तराजू धातु के बनते थे, कौन कौन सी धातु में थी आगे पता चलेगा। चलिए एक यहाँ पे देख लेते हैं, एक पुरोहित राजा के चित्र है ये। इसको हमने कैसे याद रखा है देखिएगा, ये हमको मोदी की तरह लगते हैं, मोदी जी है ना, मोदी की तरह लग रहे हैं ना, तो समझ लीजिए एक मोदी है। मोदी की तरह पुरोहित राजा का चित्र माना गया है। पता नहीं पुरोहित राजा है या नहीं, लेकिन इतिहासकारों ने इनको इसी नाम पे प्रमाणित किया है, तो हम यही जानेंगे। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई सभ्यता में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता को ही ले लीजिए। यानी आप देखिएगा कि आज के समय की तरह ये देखिए एक असाधारण एक रूपता, यानी हड़प्पा की पुरावस्तुएं एक स्थान पे या पूरे हड़प्पा संस्कृति का लगभग बड़ी समानता पाई गई है, एक रूपता पाई गई है। यानी सबसे बड़ा उदाहरण है ईंट का आकार जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, इधर उत्तर प्रदेश से लेके उधर बलूचिस्तान तक, सुतका गैंडोरा तक ईंट के आकार एक ही जैसा था।
इससे ये पता चलता है कि पूरा सत्ता जो थी, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, मैं पूरे सिंधु घाटी की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंधु घाटी यानी हड़प्पाई संस्कृति की बात कर रहा हूँ, पूरे हड़प्पाई संस्कृति में एक रूपता थी, एक रूपता थी। यानी यूँ कह दीजिए कि कोई केंद्र में कोई सरकार हुआ करती रही होगी जिसके आधार पर ये अपना शासन करते थे। जैसे मृदभांडों, अब उदाहरण दे रहे हैं, मृदभांडों, मुहरों, बाटों, ईंटों से स्पष्ट होता है, इनमें समानता देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है, ईंट जिसका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र से नहीं होता था, जम्मू से गुजरात के पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में होती थी। अभी जस्ट मैं जो बोला, अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की जाती थी। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने व विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। इन क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, ये सवाल है, अभी भी ये सवाल बना हुआ कि इसको संगठित कौन करता था। भाई कौन था, कौन था, केंद्र क्या था। पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल तो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति का यही है कि इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी क्या थी, राजधानी कौन थी भाई, क्या थी राजधानी, पता नहीं। फिर राजधानी होती भी थी या नहीं, ये भी एक सवाल है, राजधानी होती भी थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजधानी थी लेकिन दो थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस बात को मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैं मैपिंग व्हाइट बोर्ड पे 2 साल पहले पढ़ा रहा था, उसको मैं उसमें बता चुका हूँ। इसलिए बड़ा सवाल है, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसाद और शासक, यहाँ पे शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शासन व्यवस्था कैसे थी, सत्ता का केंद्र सत्ताधारी लोगों के विषय से पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। मैंने कहा ना कि अभी हमें नहीं पता। पुरातत्वों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल मंडप भवन को एक प्रसाद की संख्या दी, परंतु इसका संबंध कोई भव्य वस्तुओं से नहीं मिलता है। एक पत्थर की मूर्ति जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यह नाम आज भी प्रचलित है, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। ये बात बहुत अच्छे से लिखी गई है। लेकिन हम देखेंगे आगे के पेजों में, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की ये प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं कि ये धर्म कौन से धर्म को बिलोंग करते थे, कैसे पूजा करते थे, अभी तक सही से समझा नहीं जा सका है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ तो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे शासक ही नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यह कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा हुआ करता था। मान्यता है, अब क्या था ये नहीं पता, लेकिन इस पे ज़्यादा है कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र उस समय में एक लोगों के शासन में रखना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और आप मोहनजोदड़ो मूवी देखिए, मोहनजोदड़ो मूवी देखिएगा, उसमें भी दिखाया गया कि क्षेत्रीय राजा का दिखाया गया, उसमें तो मोहनजोदड़ो को राजधानी बता दी गई है। ये एक मत की बात है, लेकिन अलग अलग मत हैं। इस तर्ज पर एक ही राज था या समानताएं कैसे थी, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार और निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप होने से स्पष्ट होते हैं। चलिए सभ्यता की अंत की बातें करते हैं, फिर एक एक चीज़ें बातें करेंगे। अब बातें हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सभ्यता कैसी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये भारत है अपना, ये छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, ये रहा ये भारत।
और ये पाकिस्तान। ठीक है, ये सभ्यता जो है वो ग्रीन कलर पे आप ध्यान दीजिएगा। ये सभ्यता कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। त्रिकोणी आकार का है ये। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिकोणीय आकार का है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, और इधर सुतका गंडोर बलूचिस्तान से उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक स्थान है आलमगीरपुर, वहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इस बात को मैं अच्छे से मैप बना के बढ़ाया हूँ व्हाइट बोर्ड पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत मेहनत करके उसको वीडियो बनाया था। चलिए, सभ्यता का अंत। अब भाई सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पे भी सवाल है कि सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ। भाई ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई। इतनी सफल सभ्यता थी, लेकिन वो ख़त्म कैसे हुई। माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्रों में हड़प्पा स्थल त्याग दिया था। साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां का आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थल की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहते हैं। ये क्या है भाई, ये आप समझ रहे हैं ना। हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया, ख़त्म हो गई, उसके बाद जो हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उन्हीं को कह रहे हैं उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ। अब हड़प्पा के बाद आएगा वैदिक संस्कृति आएगी। ठीक है। कारण ऐसा लगता है सुदृढ़ एकीकरण का तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरे, लिप, विशिष्ट मानकों और मृदभांडों का लोप, मानकीकृत बाट के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरी पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। चलिए आगे बातें करते हैं। एक आक्रमण का साक्ष्य मिला है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें साक्ष्य मिला है जो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर न्यूअर हो तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये बता रहे हैं, अपने अपने तथ्य दे रहे हैं वैज्ञानिक लोग। अब चलिए, अब बात आती है हड़प्पा संस्कृति की खोज। कौन सा स्थल कैसे खोजा गया, ये पॉइंट आता है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचूंगा, ये वीडियो अब बनेगा नेक्स्ट। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, कोशिश अच्छा करता हूँ आपको समझाने की। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या छूट रहा है सर, मैं उसको बता दूंगा। कोशिश करूंगा अगली क्लास में बता दूंगा। आप मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का, जैसे मैं अभी पिछली क्लास अभी मैंने बनाया है ज्योग्राफी का मैंने जलवायु का एक लेक्चर 1 बनाया है जलवायु में, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसमें आप पूरा कमेंट करिए। 2-3 क्वेश्चन है, आप कमेंट ज़रूर करिए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।